Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Welcome to the channel और please channel subscribe कर दें अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. I also welcome you to the free MBBS tuition series. और इस वक्त हम start कर रहे हैं General Anatomy के lectures. Okay, this is particularly of interest for first year medical students और बाकी medical students के लिए भी obviously, लेकिन first year के medical students के लिए ये बहुत ही important लेक्चर सीरीज होने वाली है जनरल एनाटॉमी की. मैं बुक्स के बारे में ऑलरेडी अपनी अलग वीडियो में बता चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो वीडियो जरूर देखें कि फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को कौन सी बुक्स फॉलो करनी है. जनरल एनाटॉमी के लिए दिस इज द बुक दैट वी विल फॉलो, बीडी चौरासिया. और इस बुक के टोटल देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स आर देयर इन टोटल. ये आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन से लेके प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी, ये सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाने लगा हूं इस लेक्चर सीरीज में जनरल एनाटॉमी की. आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, जनरल एनाटॉमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिलर के तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. आगे जितनी भी मेडिसिन की टर्म्स हैं, जितनी सर्जरी की टर्म्स हैं, जितने ऑपरेशन थिएटर की टर्म्स हैं, वो उस वक्त तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप जनरल एनाटॉमी को अच्छे से समझ नहीं लेते. तो मैं क्लिनिकल एनाटॉमी और रीजनल एनाटॉमी के लेक्चर्स बाद में शुरू करूंगा, लेकिन पहले मुझे आपको ये 10 चैप्टर्स मास्टर करवाने हैं. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1. पूरे ध्यान से आपने पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन इस वक्त लेट अस बिगिन चैप्टर नंबर 1. ओके, चैप्टर नंबर 1 में व्हिच इज ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी पहला चैप्टर है. इसमें इसकी डेफिनेशन है कि एनाटॉमी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बेसिकली एनाटॉम व्हिच मींस कटिंग अप. और कटिंग अप से सुन के याद आता है कि डायसेक्शन इज ऑल्सो अ सिनोनिमस फॉर कटिंग वर्ड. लेकिन एनाटॉमी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है. कैडावरिक एनाटॉमी फॉर एग्जांपल इज स्टडी ऑन डेड बॉडीज. ओके, नाउ कैडावर्स पर ट्रेडिशनली पढ़ाई जाती थी, डेड बॉडीज पर एनाटॉमी. अब बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स में ये चेंज हो गया है एंड नाउ दे हैव मूव्ड ऑन टू सम मोर सोफिस्टिकेटेड स्टफ सच एज अब 3D स्क्रीन्स आ गई हैं और इस तरह के साइमुलेटर्स आ गए हैं जिनको यूज किया जाता है. बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैडावरिक एनाटॉमी. ओके, कैडावरिक एनाटॉमी इज टू स्टडी एनी पार्ट ऑन द डेड बॉडीज. ओके, वो होल डेड बॉडी भी हो सकती है जिसमें आप रीजनल एनाटॉमी पढ़ते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब वगैरह वगैरह, या फिर आप सिर्फ बोन्स पढ़ सकते हैं. स्केलेटल सिस्टम अवेलेबल होता है, आपको खरीदने की अलग से जरूरत नहीं होती. ये कॉलेजेस में आपके बोन बैंक्स होते हैं, वहां से आप बोन्स बोरो करके स्टडी कर सकते हैं. सो डेड बॉडी से रिलेटेड अगर आपको एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैडावरिक एनाटॉमी. ओके, ये एक पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है ज़ाहिर किताब को अच्छा लुक देने के लिए और आपको बताने के लिए कि हाउ डज द स्केलेटन लुक लाइक. दैट्स ऑब्वियसली योर स्कल, दैट्स द रिब केज. ये बोन कहलाती है ह्यूमरस, रेडियस. अल्लाह पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल से, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा. लिविंग एनाटॉमी का मतलब यह है कि इफ यू आर स्टडीइंग एनाटॉमी ऑन अ लिविंग पर्सन, बहुत सारी चीजें आप लिविंग बॉडीज में आपको मैं भी वीडियोस बना के सिखाता रहूंगा, आपको कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा. जैसे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना. अगर कोई शख्स आता है, उसके पांव पे फॉर एग्जांपल एक स्वेलिंग है, तो आप उस स्वेलिंग को स्टडी कर रहे हैं ऑन अ लिविंग बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. आप उसको देख रहे हैं. पल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगा के महसूस करना. परकशन का मतलब होता है अपनी फिंगर्स के जरिए टैप करके उसकी आवाज का अंदाजा लगाना. ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप के जरिए. पहला काम यही करते हैं ना, मेडिकल स्कूल में जाते ही स्टेथोस्कोप खरीदते हैं. सो स्टेथोस्कोप से बॉडी साउंड्स को सुनना कहलाता है ऑस्कल्टेशन. और जाहिर ऑस्कल्टेशन आप लिविंग बॉडी में करेंगे, डेड बॉडी में नहीं. डेड बॉडी में कोई आवाज आपको नहीं आने लगी. एंडोस्कोपी का मतलब यह है कि कैमरा बॉडी के अंदर डाल के उसको स्टडी करें, फ्रॉम द एनल कैनाल फॉर एग्जांपल और फ्रॉम द ओरल कैविटी. कहीं से भी अगर कोई कैमरा बॉडी में इंसर्ट किया जाए बॉडी पार्ट्स को स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडोस्कोपी. ओके, देन एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, फिर इसमें दो फर्दर डिवाइडिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, ओंटोजनी एंड फाइलॉजनी. ओंटोजनी इज द कंप्लीट डेवलपमेंटल हिस्ट्री और फाइलॉजनी कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को. इवोल्यूशन के सारे पर्सपेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं फाइलॉजनी. हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी आपके जो टिश्यूज हैं उनको आप स्लाइड्स बना के जब माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है जिसको भी मैं फ्री एमबीबीएस ट्यूशंस में अपने तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा. सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप सरफेस पे आपको कुछ लैंडमार्क्स पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में बता रहे हैं कि फुट पर डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड क्या होता है, थोड़ी देर में
आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा। फुट के ऊपर वाली सरफेस पे आप एक आर्टरी को पल्पेट करते हैं, फील करते हैं। ये आर्टरी कहलाती है डोर्सालिस पीडिस आर्टरी। इसकी इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये आर्टरी इतनी हार्ड हो जाती है कि उसकी पाल्पिटेशन फील ही नहीं होती। सो पाल्पिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और चूंकि आप ये सरफेस पे फील कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सरफेस एनाटमी। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेथोस्कोप है वो आप कहां रखेंगे तो आपको हार्ट की साउंड्स आएंगी, वो आप कहां रखेंगे तो आपको लंग में से साउंड्स आएंगी, स्टमक के आपको आवाज सुनने के लिए कहां स्टेथोस्कोप को रखना चाहिए। सो चूंकि आप सरफेस पे रखेंगे, दिस इज कॉल्ड surface anatomy, okay? इसी तरह then there is a branch which is called radiographic anatomy. Radiographs भी हम पढ़ेंगे आगे अपने कोर्सेज में। आपको पता होना चाहिए ये ब्लैक शैडो किस चीज का है, ये व्हाइट शैडो किस चीज का है, ये बोन कौन सी है। इस एनाटमी को पढ़ तो एनाटमी रहे हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन रेडियोग्राफ पे पढ़ रहे हैं, तो इसे हम नाम देते हैं रेडियोग्राफिक एनाटमी, ओके? देन देयर इज अ ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटमी. कंपैरेटिव एनाटमी इज द स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स में कैसा है, हमारे एनिमल्स में कैसा है. ऑब्वियसली मेडिसिन के स्टूडेंट्स ये बहुत कम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक ब्रांच है एनाटमी की. देन देयर इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल, ओके? कि यूरोपियन लोगों की हाइट क्या है, उनके लिम्ब का साइज क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साइजेस क्या होते हैं. सच थिंग इज कॉल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. अप्लाइड एनाटमी, इस पे तो पूरी लेक्चर सीरीज आगे आपका इंतजार कर रही है. मैं फ्री ट्यूशन के प्लेटफॉर्म डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से ये फ्री ट्यूशन दूंगा तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, जिसमें क्लिनिकल एनाटमी डिस्कस करेंगे. क्लिनिकल एनाटमी का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके बॉडी के पार्ट का क्लिनिक्स में क्या कोरिलेशन है, सर्जरी करते हैं उससे क्या इंपॉर्टेंट बातें लिंक्ड हैं, बीमारी हो तो क्या हो जाता है, ऑपरेशंस वगैरह वगैरह. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड अप्लाइड एनाटमी, और आपके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटमी ही है. आपको पता होना चाहिए कि बोन अगर है तो उस बोन, आपको बास मेडिकल स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल पढ़ाई जाती है बोन की, लेकिन उसकी क्लिनिकल अप्लाइड एनाटमी पढ़ाई ही नहीं जा रही सही से. सो दैट इज अ प्रॉब्लम गाइस. आपको अप्लाइड एनाटमी पे फोकस करना है. यू हैव टू फोकस ऑन अप्लाइड एनाटमी कि अगर ये एक बोन है और ये यहां से फ्रैक्चर होती है तो कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होंगी, कौन कौन सी आर्टरीज डैमेज होंगी, ये बोन का फ्रैक्चर दोबारा सही कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सो वी हैव टू फोकस ऑन क्लिनिकल एनाटमी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ओके? देन देयर इज एक्सपेरिमेंटल एनाटमी व्हिच इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन फॉर्म स्ट्रक्चर. एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जाते हैं ज़्यादातर एनिमल्स में, माइस में, रैबिट्स में. एंड देन द लेटेस्ट फील्ड जेनेरिक्स, जो मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी है और मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है, ओके? एक एग्जांपल यहाँ बताइए जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था अप्लाइड एनाटमी की, कि देयर इज अ बोन और इस बोन का नाम है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के हेड के नीचे से एक नर्व गुजर रही है, एक्सिलरी नर्व, और इसकी बॉडी में से भी एक नर्व गुजर रही है, रेडियल नर्व, और यहां से एक नर्व गुजर रही है, अल्नर नर्व. तो अगर यहां फ्रैक्चर होगा, अल्नर नर्व डैमेज होगी, बीच से फ्रैक्चर होगा, रेडियल नर्व डैमेज होगी, ऊपर से फ्रैक्चर होगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, और एक्सिलरी नर्व जहां जहां सप्लाई कर रही है वो सारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे. सो ये आपको सिर्फ तब पता लगेगा जब आपको ढंग से अप्लाइड एनाटमी पढ़ाई जाएगी. सो वेलकम टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. नाउ हिस्ट्री ऑफ एनाटमी, मैं इसमें को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्लिनिकली, बट एनीवेज बाज़ लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है. आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, 14th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th में क्या हुआ. आई एम नॉट गोना टेक यू थ्रू दिस. मैं जाता हूँ कुछ मजीद मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, विच इज दिस एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर. गाइस, अगला जो मैं डिस्कशन करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉमेनक्लेचर का आप सब अभी फर्स्ट ईयर में एंटर हुए हैं ना, आपने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस. सो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिस पर चीजों के नाम रखे जाते हैं. एनाटमी की जबान के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. यहां बहुत सारी हिस्ट्री बताइए उन नॉमेनक्लेचर की स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा. मैं आपको लेके जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लैंग्वेज ऑफ एनाटमी. यानी एनाटमी में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं. स्टूडेंट्स, ये आपको मास्टर करना है. इस लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार सुनना है सुनिए, लेकिन इन टर्म्स के बारे में आपको एक्सपर्ट होना है. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता हो कि जो टर्म ली जा रही है, जो वर्ड यूज किया जा रहा है, प्रोन, सुपाइन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, यू शुड मास्टर दिस. आज के इस लेक्चर के बाद ये तमाम टर्म्स लैंग्वेज ऑफ एनाटमी आपको आनी चाहिए. इसीलिए इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें हम लैंग्वेज ऑफ एनाटमी की बात करेंगे, उन टर्म्स की बात करेंगे जो आगे पूरी एनाटमी में, पूरी जनरल एनाटमी में और पूरी अप्लाइड एनाटमी में यही टर्म्स यूज होंगी बार बार. तो आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है.
जब हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये पता होना चाहिए कि मेडिकल डिक्शन में हम कौन कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स यूज करते हैं। सो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट पोजीशंस जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट टर्म्स। सो ये तीन चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। डिफरेंट पोजीशंस जो हम रूटीनली यूज करते हैं एनाटॉमी में, बॉडी के कौन कौन से प्लेन्स हैं और कौन सी टर्म्स हैं। देखिए ये सब समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कल जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, जैसे जैसे आपका मेडिकल कैरियर प्रोग्रेस करेगा, ये टर्म्स आपके रिफ्लेक्स का पार्ट बन जानी चाहिए। इसलिए आज इनको मास्टर करना बहुत जरूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशंस का डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये चीज सबसे पहली है जो आपको पता होनी चाहिए, एनाटॉमिकल पोजीशन। Now, anatomical position is the normal baseline जिसके रेफरेंस से आगे सारी पोजीशंस हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको क्या है। When a person is standing straight with the eyes looking forwards, both arms by side of the body, palms facing forward, both feet together, the position is anatomical. Now, ये सारे टेक्स्ट को बहुत अच्छे से नेक्स्ट पेज पे यहाँ फिगर में बताया हुआ है। अब इस फिगर को जरा देखते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको ये पूरी नजर आ जाए। You see, the person is facing forwards toward you. And both the arms are lying on the side and the palms are facing forward, आपकी तरफ है palms उल्टे नहीं हुए हुए, और इसी तरफ feet are together. So ये जो position है, this is called the anatomical position. Okay? एनाटॉमिकल पोजीशन वाइवा में भी बहुत पूछी जाती है और आपकी पूरी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि जी नॉर्मल बेसलाइन एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या। क्योंकि अब देखें हम अगली पोजीशन पढ़ने लगे हैं, उसका नाम है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन इज हिज और हर बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। आइए इसकी पिक्चर देखते हैं। So this is the table, anatomical table, say for example, या surgery का operation theater का table, and the person is lying like this, okay? So you see the back is on the table, the face is facing forward, the arms are on the side. So अगर कोई इस तरह से लेटा हुआ है, so that position is called supine position. अब देखें ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं समझना, क्योंकि कल जब आप वार्ड्स करेंगे या जब आप ऑपरेशन थिएटर्स में जाएंगे तो वहां ये वर्ड्स यूज होंगे कि आज ऑपरेशन करना है एक पेशेंट का इन द सुपाइन पोजीशन, आज एक ऑपरेशन करना है पेशेंट का किसी और पोजीशन का नाम। सो पोजीशंस यू शुड नो। ओके, सो पहली पोजीशन हमने कौन सी पढ़ी, एनाटॉमिकल पोजीशन। दूसरी पोजीशन हमने कौन सी पढ़ी, सुपाइन पोजीशन। ओके, आइए थर्ड पोजीशन देखते हैं। इट्स कॉल्ड प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इज द ऑपोजिट ऑफ सुपाइन पोजीशन। देखिए दिस इज प्रोन पोजीशन व्हेन द पर्सन इज lying on his chest and the back is facing upward. Okay, so that position is called as prone position. So ये तीन पोजीशन सबकी समझ में आ गई, anatomical position, supine position, prone position. Okay, this should be very clear to all of you और ये आपने मास्टर करनी है और आज के बाद ये वर्ड्स यूज करने अपने नॉर्मल रोजमर्रा के डिस्कशन में। Okay, so this page is done. Next position is lithotomy position. Very important position क्योंकि बहुत सारे operations, बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे प्रोसीजर्स ऑपरेशन थिएटर में इस पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड्स के ऑपरेशन है, या आपको कोई एनल एग्जामिनेशन करना है या वजाइनल एग्जामिनेशन करना है। सो द पर्सन हैज टू बी इन दिस पोजीशन। यू सी द पर्सन इज लाइंग ऑन द बैक, ठीक है, और उसके द लेग्स आर सपोर्टेड लाइक दिस सो दैट द विजुअल area is very much clear. So such position is known as lithotomy position. It's also very important for delivery. Baby delivers during this position. Okay? So ये आपको बिल्कुल clear होनी चाहिए कि what is the lithotomy position. So 4 positions. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. This is called, मैं इसका नाम यहां से छुपा देता हूं. बताइए what is the name of the position? Anatomical position. What is the name of this position? Supine position. What is the name of this position? Prone position. And what is this position called? Lithotomy. Okay, so this should be very clear. अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन्स। मैंने आपसे स्टार्ट में बताया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोजीशन, प्लेन्स। सो आइए प्लेन्स देखते हैं कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ योर बॉडी। ओके, नाउ ये सबसे पहले ट्रांसवर्स प्लेन को डिस्कस करते हैं। नाउ हियर इज अ पर्सन, इमेजिन द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और इस बंदे को गॉड फॉरबिड सपोज आप इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ओके, और वो डिवाइड आप इसको करते हैं यूं, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, इस तरह जो आपने डिवाइड किया तो उसके लेग्स नीचे रह गए
और उसका बॉडी का ये जो अपर पार्ट है ये ऊपर रह गया। अगर इस तरह बॉडी डिवाइड हो रही है, उसको आप सेक्शन कर रहे हैं, सो दैट प्लेन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन, और उस सेक्शन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन समझना, ये प्लेन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कल अगेन मैंने आपसे कहा, जब आप क्लिनिकल रोटेशंस में जाएंगे, जब आपका एमबीबीएस का सफर वार्ड्स और क्लिनिक्स की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली आप एक्सरेज देखेंगे, सीटी स्कैन्स देखेंगे, तो वहां इन प्लेन्स का जिक्र होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इस लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसवर्स प्लेन पर देखे जा सकते हैं। सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज अ ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन जरूरी नहीं है कि बीच से काटा जाए। ओके, ट्रांसवर्स प्लेन कैन बी if I divide the body like this, for example, तो ये नीचे का पार्ट यहां रह गया, ऊपर का पार्ट, so that is also a transverse plane. This is also a transverse plane. This is also a transverse plane. So transverse plane is something which cuts the body horizontally. Okay, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा प्लेन यहां पे नजर आ रहा है, let me undo everything so that the picture is all very clear, and I will then explain the other plane to you. Okay. तब तक मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं मीडियन प्लेन की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन प्लेन। नाउ मीडियन प्लेन डिवाइड्स द बॉडी अगेन इनटू टू हाफ्स। वो टू हाफ्स होते हैं, द प्लेन पासेस थ्रू, it passes through the midline like this. Okay, so the body is divided into a right half and a left half. Okay, तो अगर आप ये प्लेन देखें पिंक कलर का जो यहां दिखाया हुआ है, so suppose ये बंदा आपके सामने खड़ा है और इसको आप माथे से काटना यहां से शुरू करते हैं, और थ्रू द नोज, थ्रू द लिप्स, थ्रू द मिडल ऑफ द बॉडी, इस तरह बॉडी डिवाइड हो जाती है कि राइट साइड अलग हो जाता है पूरा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, और लेफ्ट साइड ये पूरा अलग हो जाता है। तो इस प्लेन को, इस कटिंग को हम नाम देंगे मीडियन प्लेन। इमेजिन आप घर में सब्जियां भी इस तरह काटते होंगे, आप बैंगन, जो लंबा वाला बैंगन होता है, दैट इज द बैंगन दैट यू हैव, ओके, और आप इसको इस तरह काट रहे हैं, तो ये कौन सा प्लेन है? ट्रांसवर्स प्लेन। लेकिन अगर आपके पास पोटैटो है इस तरह और आप उसको इस तरह काट रहे हैं, नाउ व्हाट इज द प्लेन? दिस इज द मीडियन प्लेन। ओके, तो ये प्लेन्स आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। मेरी सजेशन सारे स्टूडेंट्स को ये है कि जो जो टर्म्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करके देखें, तो उससे आपका भी काम काफी आसान हो जाएगा, याद भी रहेंगी चीजें, और आपके रिफ्लेक्स का पार्ट बन जाएंगे ये प्लेन्स, आप भूलेंगे नहीं। ओके, let us now discuss the other plane, which is called the coronal plane. Now the coronal plane, look at this blue division here, and it divides the body into the front half and the back half. Okay, तो ये तीन तरह के planes आपको पता होने चाहिए। Transverse plane goes horizontally and divides the body into upper half and lower half, और वो कहीं भी हो सकता है। दिस कैन बी अ ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, जरूरी नहीं है कि वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट बराबर बराबर हो। इसी तरह मीडियन प्लेन गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ राइट एंड अ लेफ्ट हाफ, एंड द कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ फ्रंट हाफ एंड अ बैक हाफ। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल ये किसी का स्कल है, दैट्स अ वेरी बैड स्कल टू ड्रॉ, बट ये कोरोनल और ये फिर बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, सो दिस इज फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफ द बॉडी, दैट्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड दैट्स द बैक ऑफ द बॉडी। वेरी बैड ड्रॉइंग। लेकिन अगर मैं इसको यूं काट रहा हूं, सेक्शन इज लाइक दिस, कि बॉडी फ्रंट और बैक हाफ में डिवाइड हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड अ कोरोनल प्लेन। ओके, सो पोजीशंस हमने डिस्कस की, प्लेन्स हमने डिस्कस की है, अब आगे चलते हैं। ओके, एंड यू कैन रीड ऑल दिस। अ प्लेन right angles to the sagittal and the median plane is called the coronal plane. Actually, let me take you through the wordings as well. A plane passing through the center of the body, dividing into two equal right and left half, is the median plane. जो हमने डिस्कस किया, median plane बीच से गुजरेगा। ओके, median plane का दूसरा नाम है mid sagittal plane. Now plane parallel to the median or mid sagittal plane is the sagittal plane. Okay, sometimes ये होता है कि आप बॉडी को यहां से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये टर्म यूज हो रहा है कि यहां से डिवाइड कर रहे हैं, सो अब भी बॉडी राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड होगी, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। ओके, सो दैट इज देन कॉल्ड द sagittal plane. और फिर कोरोनल प्लेन जो है वो it will be something which is at right angle to the sagittal and the median plane, divides the body into anterior and posterior parts, यानी फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा, जैसा मैंने आपको बताया। और ट्रांसफर प्लेन डिवाइड करेगा into upper and lower parts. Okay, we have discussed this. This is another representation of the same thing. इसमें एक बेबी फिगर आपको बना के दिखाया हुआ है कि अगर बॉडी को आप यूं डिवाइड कर रहे हैं, so it's a transverse plane. अगर आप बॉडी को ये वाला डिवीजन होगा तो मीडियन प्लेन, जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देगा, और अगर इस तरह आप बॉडी को डिवाइड करें जो कि फ्रंट और बैक में बॉडी को डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। ओके, सो पोजीशंस हमने डिस्कस कर ली, सुपाइन पोजीशन,
प्रोन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन और एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद प्लेन्स हमने डिस्कस कर लिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टर्म्स विच आर यूज्ड इन रिलेशन टू द ट्रंक। वेंट्रल इज एनीथिंग विच इज एंटीरियर और फ्रंट ऑफ द ट्रंक, यानी अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसका जो फ्रंट पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर पोर्शन। यानी आपकी जो नोज है, आपकी जो आईज हैं, आपके जो लिप्स हैं, आपका जो चेस्ट है, आपका जो एब्डोमेन का सामने का पार्ट है, ये सारा कहलाता है एंटीरियर। सो फ्रंट पोर्शन इज एंटीरियर। इसी तरह बैक का जो पार्ट है वो कहलाता है डॉर्सल, ओके, या पोस्टीरियर। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। फिर मीडियल प्लेन इज एनीथिंग विच इज क्लोज टू द मीडियन प्लेन। Now that is interesting. Say for example, अगर बंदा खड़ा हुआ है, let me draw another funny cartoon like this. So this is a person standing there. So medial is anything which is close to the median plane. याद है ना medial plane जो बीच से डिवाइड करता था बॉडी को, राइट और लेफ्ट हाफ में. So this is the median plane. Okay, ये हमारा median plane है. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस बंदे का ये अपर लिम्ब है और एक इसके अपर लिम्ब का ये पार्ट है जहां पे इसका हाथ होगा और एक इसके अपर लिम्ब का ये पार्ट है जहां पे इसका शोल्डर होगा. अब जो शोल्डर है वो मीडियन प्लेन के करीब है, इसीलिए उसको हम नाम देंगे मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी. और वो चीज जो मीडियन प्लेन से दूर है यानी कि उसका हाथ, उसे हम कहेंगे लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. इसी तरह ये उसका पांव है, दिस इज द लोअर लिम्ब. लोअर लिम्ब का जो हिप का रीजन है ये मीडियल और जो फुट का रीजन है वो लेटरल. ओके, सो ये बात आपने याद रखनी है, मीडियन लेटरल, मीडियन लेटरल, मीडियन लेटरल. इस डायग्राम में ये मीडियन और लेटरल है. ओके, अदरवाइज इसके लिए हम वर्ड बेसिक, क्योंकि ये हमारा जो लोअर लिम्ब है वो स्ट्रेटन पोजीशन में है, वो स्ट्रेच आउटवर्ड पोजीशन में नहीं है. तो बहरहाल द कॉन्सेप्ट इज कि मीडियल इज एनीथिंग विच इज क्लोजर टू द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी. ओके, इसकी एक और अगर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूं तो मुझे बताइए, इस बंदे का ये फेस है, राइट, ये इसके एयर्स हैं और यहां बनाती है इसकी आंखें. मुझे बताएं, अगर मैं एयर्स और आंखों में कंपैरिजन कर रहा हूं, विच वन ऑफ द टू इज मीडियल एंड विच वन ऑफ द टू इज लेटरल, तो आपने ये देखना है सिंपली कि आईज ज्यादा करीब है मीडियन प्लेन के, सो दीज आर मीडियल एंड एयर्स आर लेटरल स्ट्रक्चर्स. समझ में आ गई सबके बाद. अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल और लेटरल की. अच्छा, प्रॉक्सिमल का मतलब है एनीथिंग विच इज क्लोज टू द हेड, एनीथिंग विच इज क्लोज टू द हेड, एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द हेड इज डिस्टल. बड़ी आसान सी बात है. यानी अब अगर एक बंदा खड़ा हुआ है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस, दैट्स अ पर्सन अगेन. सो दैट्स अ पर्सन. ये उसके लोअर लिम्ब है एंड ये उसके अपर लिम्ब्स हैं. सो लोअर लिम्ब का ये हिप वाला जो रीजन है, हिप वाला रीजन और फुट वाला रीजन, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं तो हेड के करीब कौन सा है? हिप वाला रीजन. सो दिस इज प्रॉक्सिमल. और ये पार्ट क्या हो जाएगा? दिस पार्ट विल बी डिस्टल. सो प्रॉक्सिमल इज एनीथिंग विच इज क्लोज टू द हेड, डिस्टल इज एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द हेड. ओके, व्हाट इज सुपरफिशियल? सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की चीज, क्लोज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, ऊपर ऊपर की चीज. यानी स्किन के फौरन बाद जो भी फैट की लेयर होगी वो सुपरफिशियल लेयर कहलाएगी. और डीप इज अवे फ्रॉम द स्किन. देखें, ये टर्म्स हम सर्जरी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं. वो कट लगा के हम कहते हैं नाउ वी आर एंटरिंग इन द सुपरफिशियल फेशिया. सो सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर ऊपर. नाउ वी आर एंटरिंग इन द डीप प्लेन्स या डीप फेशिया ऑफ द बॉडी. सो दैट इज समथिंग डीप. ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. ओके, नाउ इप्सिलेटरल. इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड ऑफ द बॉडी. यानी मेरी जो राइट आई है, इट इज इप्सिलेटरल टू माई राइट अपर लिम्ब. Does that make sense? इसी तरह कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है ऑपोजिट साइड. यानी मेरा जो राइट आई है दैट इज कॉन्ट्रालेटरल टू माय लेफ्ट आई. दोनों अलग अलग जगहों पर है. ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. और राइट और लेफ्ट में बॉडी को कौन सा प्लेन डिवाइड करता है? नाउ यू टेल मी. दिस इज द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी. ओके, मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी. नाउ अनदर टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, इनवेजिनेशन और फिर इवेजिनेशन. ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं. इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन. नाउ यू सी हियर, इन्वेजिनेशन, कोई भी बॉडी पार्ट, यूजुअली कोई विसरा या कोई लेयर्स, अगर वो अंदर की तरफ इस तरह से पेनिट्रेट होना शुरू हो जाए, इसे हम कहते हैं इन्वेजिनेशन. और अगर वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, इसे हम कहते हैं इवेजिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स, कल आप हर्निया पढ़ेंगे. हर्निया के बारे में जब आप क्लिनिकल सिनेरियोज में, वार्ड्स में पढ़ेंगे, सो हर्निया इज बेसिकली इवेजिनेशन ऑफ योर विसरा. इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ योर विसरा. इन्वेजिनेशन अंदर जाना, इवेजिनेशन बाहर जाना. ओके, ये डायग्राम से बड़ी इंटरेस्टिंग है. जरा देखें, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर, डीप अंदर अंदर. ओके, इस डायग्राम को देखें, ये आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से. इट शुड बी वेरी क्लियर. लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन द डायग्राम. बेसिकली आपको इस किताब का हर पेज समझ में आना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी. ऊपर जो भी चीज है उसे हम कहते हैं सुपीरियर और इसका ऑपोजिट है नीचे जो भी चीज है उसे हम कहते हैं इंफीरियर. तो वर्ड ऑपोजिट्स आप बेसिकली पढ़ रहे हैं जैसे पहली क्लास में पढ़ते थे. डॉर्सल जो पीछे की चीज है, वेंट्रल जो आगे की चीज है. समझ में आ गई बात?
प्रॉक्सिमल हमने पढ़ा जो हेड के नजदीक है, और डिस्टल हमने पढ़ा जो हेड के दूर है। सो प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ और डिस्टल नीचे की तरफ। ओके, मीडियल जो मीडियन प्लेन के करीब है, और लेटरल जो मीडियन प्लेन से दूर है। ओके, सो ये आपको पता है। इप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड, राइट लेग एंड राइट हैंड, इप्सिलेटरल। एंड कॉन्ट्रालेटरल जो ऑपोजिट साइड पे हो, यानी ये राइट लेग है और ये लेफ्ट लेग है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ट्रालेटरल। डॉर्सल सरफेस और फ्लैक्सर सरफेस, ये एक्सटेंसर, ये आपको पता होनी चाहिए। डॉर्सल हमने बता दिया इज द पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल इज द फ्रंट साइड और द एंटीरियर साइड। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई इस फिगर की। सो वी आर गुड विद दिस फिगर। लेट्स गो ऑन टू दिस फिगर। ये क्या बता रहा है, ये सेम चीजें बता रहा है। लेटरल बॉर्डर, ये मीडियन प्लेन था, ये लेटरल बॉर्डर उससे दूर है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस फ्रंट की सरफेस होती है, हमें पता है, इसको फ्लेक्सर सरफेस भी कहते हैं, आगे भी इस पे बात करेंगे। मीडियल बॉर्डर इज एनीथिंग जो कि मिड लाइन के नजदीक है। पाल्मर सरफेस आपका फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड, एंटीरियर। वेल वी आर डन विद दिस फिगर एज वेल, वी आर गुड। अच्छा, अब अपर लिम, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। अपर लिम में हमें देखनी क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, वेंट्रल मैंने बताया फ्रंट सरफेस को कहते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉर्सल बैक सरफेस को कहते हैं। मीडियल बॉर्डर आपकी समझ में आ गया, एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स द मिड लाइन, यानी ये डायग्राम देख रहे हैं, मिड लाइन के नजदीक जो भी चीज होगी, यानी ये पोर्शन मीडियल बॉर्डर कहलाएगा। ये देखें यहां बना हुआ भी है मीडियल बॉर्डर, और जो दूर होगा वो, यानी ये वाला पार्ट, ये लेटरल बॉर्डर कहलाएगा। ठीक है, दैट इज द लेटरल बॉर्डर which is away from the midline। तो मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर आपको समझ में आ गया। प्रॉक्सिमल इज द रूट ऑफ द लिम्ब, जाहिर है ये ब्रेन के नजदीक होगा ना, क्रेनियम के, और डिस्टल विल बी अवे फ्रॉम द लिम्ब। सो अगर मेरा अपर लिम्ब है, इफ दिस इज माय हेड एंड दिस इज माय नेक, फनी नेक, एंड दिस इज माय अपर लिम्ब। ओके, तो इस अपर लिम्ब में ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा डिस्टल। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं पाल्मर सरफेस। पाल्मर पाम को कहते हैं, तो उसकी सरफेस को कहेंगे। और डॉर्सल सरफेस जो पाम के बैक साइड पे जगह है। ठीक है, यानी ये सामने आपको पाम नजर आ रहा है, दिस इज द पाम, सो दिस इज द पाल्मर सरफेस। और ये इसने हाथ उल्टा किया हुआ है, तो दिस इज द, इसने हाथ देखें उल्टा किया हुआ है, सो दैट विल बी द डॉर्सल सरफेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट किसको कहते हैं? फ्रंट वाला जो पोर्शन है, यानी जो अपर लिम्ब का वेंट्रल पोर्शन है, उसी को हम नाम देते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ओके, FLEXOR, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। सो दिस कंपार्टमेंट बेसिकली, ये जो फ्रंट का कंपार्टमेंट है, फ्रंट का कंपार्टमेंट या एंटीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहलाता है। और इसी तरह जो बैक का कंपार्टमेंट है, बैक ऑफ द लिम्ब, इज कॉल्ड द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, यानी आपके अपर लिम्ब का पिछला हिस्सा। ओके, तो ये तो हो गई अपर लिम्ब की टर्म्स। अब बात करते हैं लोअर लिम्स में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। सो पोस्टीरियर इज द बैक, एंटीरियर इज द फ्रंट, ये आपको समझ में आ गया। मीडियल बॉर्डर आपको पता है, विच इज टूवर्ड्स, यानी अगर बंदा मैं बना देता हूं यहाँ पे, अगेन फनी सा बंदा, ये इसका अपर लिम्ब था, ये दूसरा अपर लिम्ब है, जबरदस्त, ये इसका ट्रंक है, और ये अब बन रहा है इसका लोअर लिम्ब। मेरी ड्राइंग इंप्रूव होती जा रही है, आप देख रहे हैं। सो अगर ये इसके लेग की बात करता हूं, सो ये इसका मीडियन प्लेन होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका, ये कहलाएगा मीडियल, और जो बाहर की तरफ होगा वो कहलाएगा लेटरल। ओके, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। फ्लेक्सर सरफेस जो है हमारे अपर लिम्ब की पीछे की तरफ होती है, यानी पांव पीछे की तरफ फ्लेक्स होता है, और जो फ्रंट सरफेस होती है वो एक्सटेंसर कहलाती है। देखो ये अपर लिम्ब से उल्टा है, अपर लिम्ब में जो फ्रंट की सरफेस है वो फ्लेक्सर है, लेकिन लोअर लिम्ब में जो फ्रंट की सरफेस है वो एक्सटेंसर है। तो ये बात प्लीज याद रखिएगा। प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको समझ में आ गई बात क्या होती है। प्रॉक्सिमल इज एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स द क्रेनियम, यानी अगेन मैं एक अच्छा सा बंदा बनाने लगा हूं, और ये वाह मेरी ड्राइंग स्पीड भी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं। सो ये इसके लोअर लिम्स हैं। तो अगर मैं हिप रीजन की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। और अगर मैं फुट की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टल। इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नाउ वेंट्रल इज टुवर्ड्स द बेली, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी सामने की तरफ की चीज को वेंट्रल कहते हैं, यहां भी एम्ब्रियोलॉजी में भी। डॉर्सल इज टुवर्ड्स द बैक, क्रेनियल जो ब्रेन की तरफ हो टुवर्ड्स द हेड, और कॉडल वर्ड यूज करते हैं जो टेल की तरफ हो, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस में एक प्रिमिटिव टेल बनती है, फिर बाद में वो डीजनरेट होती है। सो एनीथिंग व्हिच इज टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द कॉडल एंड। ओके, अच्छा, बॉडी मूवमेंट्स की कुछ टर्म्स हैं जो आपको मास्टर करनी चाहिए। एक है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब ये होता है एक सरफेस दूसरी सरफेस पे अगर मूव करे। फॉर इसकी मैं आसान एग्जांपल दूं आपको। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि ये फ्लोर है, और फ्लोर पे अगर कोई मॉप लगा रहा है, तो मॉप कैसे लगाते हैं? आगे
फिर पीछे पोछा जो लगाते हैं, और वो मॉप लगाने का जो मूवमेंट है दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। बहुत सारी जगहों पे होती है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल वर्टिब्री हैं, उनमें होती है किसी हद तक, एक वर्टिब्री है, फिर ये दूसरी वर्टिब्री है, सो इनमें किसी हद तक ग्लाइडिंग मूवमेंट हो जाती है जब हम बेंड करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर अ पर्सन बेंड्स तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है। एंगुलर मूवमेंट का मतलब है पूरा एंगल बनेगा, यानी ये मेरा से फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब है, और मैं हाथ बना देता हूं यहाँ, ये मेरा अपर लिम्ब है, अगर मैं इस अपर लिम्ब को ऐसे करता हूं, वो डंबल्स उठाते हैं ना, मेरे हाथ में यहाँ सपोज डंबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये मैंने 10 किलो का डंबल उठाया हुआ है, तो जब मैं यूं उसको ऊपर करूंगा तो ये फ्लेक्शन कहलाएगा, और जब वापस इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये कहलाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें पूरा ये एंगल बन रहा है ना, देखिए एक एंगल ये बना, फिर एक एंगल ये बना, सो इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट्स, ठीक है। फिर है रोटेशन। रोटेशन ऐसे है कि देखो, ये अगर बंदा खड़ा हुआ है और ये इसकी नेक है, और ये उसका अपर लिम्ब है, ये उसका ट्रंक है, यू नो दैट, ओके। अगर ये अपने अपर लिम्ब को ऊपर उठा के, जैसे हम अंगड़ाई कैसे लेते हैं और फिर घुमाना शुरू करते हैं पूरा पूरा, या जैसे फास्ट बॉलर बॉल कराते हैं तो किस तरह बॉल फेंकते हैं, यूं करके उसका हाथ घूमता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन मूवमेंट। अब अगर वो रोटेशन अंदर की तरफ है, मीडियल प्लेन की तरफ, तो इट इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। अगर वो आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, तो इट इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। देन देयर आर सो मेनी अदर मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी ये हमारे डिस्कशन में आएगा। अपर लिम्ब में क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन गाइस इज द मूवमेंट, इस डायग्राम को देखते हैं, यहां कहीं फ्लेक्शन दिखाई है, ये रिफ्लेक्शन। अगर किसी एक बोन, और ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, अगर इन बोन्स में ऐसी मूवमेंट हो कि ये एक दूसरे के करीब आ रही हो, या उनका एंगल, ज्वाइंट एंगल कम हो रहा हो, तो इसे कहते हैं फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट इज एनीथिंग वेयर द फ्लेक्सर सरफेसेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। मैंने आपको बताई, डंबल्स की एग्जांपल दी ना, अगर यहां पे बंदा खड़ा हुआ है और ये उसका आर्म है, और ये उसके आर्म को ज्यादा बड़ा आर्म बन गया, बहरहाल, लेकिन आर्म गायब भी हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। असल में 2 पेजेस हैं, तो 2 पेजेस के दरमियान ये गड़बड़ कर रहा है, या बनाते हैं बंदा। सो अगर ये बंदा खड़ा हुआ है और इसका ये अपर आर्म है, ठीक है, और इसने हाथ में डंबल्स पकड़े हुए हैं, और ये डंबल्स यूं जब मूव करेगा ऊपर की तरफ, इसे कहेंगे फ्लेक्शन। तो एक बोन, यानी कि ये देखें, ये एक बोन और ये दूसरी बोन, और ये उसकी तरफ आ रही है, तो फ्लेक्शन। और अगर ये वापस जाएगी अपनी जगह पे, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। उसका ऑपोजिट ये देखें, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, और इनका एंगल बड़ा हो गया, और ये बोन्स एक दूसरे से दूर चली गई, तो इसे हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। इजी टू अंडरस्टैंड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। एबडक्शन सुनो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। एबडक्शन का मतलब है व्हेन द लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप यूं खड़े हुए नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, और आपका आर्म आपकी बॉडी से दूर चला जाता है, स्कूल में पीटी करते थे तो हाथ दूर लेके जाते थे, सो दैट इज एबडक्शन। और जब वो हाथ वापस लेके आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एडक्शन, ओके। सो ये ऑपोजिट मूवमेंट्स हैं एक दूसरे की, एबडक्शन और एडक्शन। अगली मूवमेंट देखते हैं भाई, सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब है इट इज द मूवमेंट ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स एक साथ हो रही होती हैं, लेकिन बहरहाल होता ये है कि ये देखें, आपका एक्सटेंडेड आर्म है और वो रोटेट कर रहा है, सो इसमें ज़ाहिर एक्सटेंशन भी इन्वॉल्व है, थोड़ी बहुत फ्लेक्शन भी इन्वॉल्व है, लेकिन इट्स अ सर्कुलर मूवमेंट, सर्कमडक्शन, ओके। करके देखें जरा खुद क्या होती है, फिर समझ में आएगा, और फिर मेरा लेक्चर सुनते रहिएगा। मीडियल रोटेशन, व्हेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स। अब इसकी भी इन्होंने डायग्राम यहाँ पे दी हुई है मीडियल रोटेशन की, समवेयर आई थिंक, या सो अगर कोई बंदा यहाँ इस तरह खड़ा हुआ है और वो अपने लेग को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ता है, यू कैन डू दैट, या अपने आर्म को मोड़ता है ऐसे कि उसका जो पूरा लेग है, ये पूरा लेग ये अंदर की तरफ मूव करता है ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। या अगर इसको ऑपोजिट आप बाहर की तरफ मूव करते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन, ओके, लेटरल रोटेशन। फिर कुछ मूवमेंट्स हैं, where are we, medial rotation, lateral rotation हो गया, supination and pronation, ये बेसिकली इन्होंने फिगर 1.7 में बताया भी है। सो अगर आपने अपना जो आर्म है उसको नीचे की तरफ मूव कर दिया है, यू आर मूविंग नॉट द आर्म, सॉरी, द हैंड। अगर आप अपने हैंड को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन, और अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन। इसकी आसान एग्जांपल दूं, थोड़ी सी अजीब एग्जांपल है, लेकिन सुनिए। बचपन में होता था स्कूल में, टीचर कहती थी हाथ लाओ मुझे डंडी मारनी है, तो वो हाथ कैसे लाते थे? फ्रंट पे लेके आते थे ना, यूं। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, और यहाँ टीचर की डंडी पड़ती थी, तो हाथ ऐसे ऊपर करने को हम कहते थे सुपिनेशन। यानी उस वक्त अगर आप लोग मेडिकल पढ़ चुके होते और आपकी टीचर ने मेडिसिन पढ़ी होती, तो वो कहती अपने हाथों को सुपाइन पोजीशन में रखिए ताकि मैं डंडा मारूं।
अच्छा, बास टीचर्स बड़े खराब होते थे, वो प्रोन पोजीशन में भी डंडा मारते थे। वो कहते थे हाथ उल्टा करो, मैं पीछे डंडा मारूं ताकि ज्यादा लगे। इस पोजीशन में डंडा ज्यादा खराब लगता है। आई अज्यूम सो। आई होप ये समझ में आ गई बात आपको, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। एडक्शन ऑफ डिजिट्स एंड फिंगर, ऑल द फिगर्स गेट टुगेदर। जब आप हाथ की पांचों उंगलियां, ये अगर आपका हाथ है फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर हैंड, पांच उंगलियां होती है ना, 1 2 3 4 5। वाह क्या हाथ बनाया भाई। अगर ये पांचों उंगलियां आप आपस में जोड़ देते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडक्शन। और पांचों अगर वो खोल देते हैं, बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन वो एक बड़ी बुरी हरकत भी है। मैं कहता नहीं, चलो छोड़ो। पेरेंट्स कहते हैं ना, ऐसे हाथ मत करो दूसरों की तरफ, ये बुरी हरकत है। पूरी पांचों उंगलियां खोल के किसी की तरफ हाथ ना करो, तो उसको हम कहते हैं एबडक्शन, पांचों उंगलियां खोलने को। ओके। फिर है अपोजिशन ऑफ थंब। अपोजिशन ऑफ थंब का मतलब यह है कि अगर आप अपने अंगूठे को बारी बारी सारी उंगलियों को टच करें, अंगूठे से हर उंगली को टच करें, तो इसे कहते हैं अपोजिशन ऑफ थंब। ओके। और सर्कमडक्शन ऑफ थंब कहलाता है अंगूठा किसी को दिखाएं और उसके बाद गोल गोल घुमाएं, तो उसे हम नाम देते हैं सर्कमडक्शन ऑफ थंब। पता नहीं इन्होंने सर्कमडक्शन की डायग्राम दी है, नहीं दी है, आई थिंक नहीं दी है। एनीवेज, मैंने आपको बता दिया, किसी को अंगूठा दिखाएं और फिर घुमाएं, सो दैट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। अच्छा, लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स, फ्लेक्शन ऑफ द थाई। फ्लेक्शन ऑफ द थाई का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल ये उसकी थाई का रीजन है, ये उसके लोअर पार्ट है और ये उसका फुट है, अगर वो अपने पांव को पीछे की तरफ मोड़ता है तो ये एक बोन और दूसरी बोन एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, फ्लेक्शन। वो वापस नॉर्मल पोजीशन में लाता है, एक्सट्रक्शन। एबडक्शन अगर वो पांव को बाहर लेके जाता है, और एडक्शन अगर वो पांव को वापस अंदर लेके आता है। मीडियल रोटेशन अगर वो पांव को अंदर की तरफ रोटेट करता है, लेटरल रोटेशन जो बाहर की तरफ, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो अपर लिम्ब में जैसे मूवमेंट्स थी वैसे ही मूवमेंट्स है। एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। अच्छा, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट का मतलब ये है कि अगर आप खड़े हों और पांव को, पांव का जो फुट का रीजन है वो ऊपर की तरफ मूव करें, तो वो डॉर्सिफ्लेक्शन, और वापस जमीन पर रख दें तो प्लांटर फ्लेक्शन। ओके। सो इन्वर्जन और इवर्जन, मैं ये आपको डायग्राम भी दिखाता हूं, डॉर्सिफ्लेक्शन। और ये देखिए, ये बंदा बैठा हुआ है और ये उसका फुट है। अगर वो फुट को इस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन है, और अगर इस फुट को वापस नीचे लेके आता है तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है। अगर एक बंदा खड़ा हुआ है यूं और ये उसका फुट है से फॉर एग्जांपल, और ये इसको ऊपर लेके जाता है फुट को, तो डॉर्सिफ्लेक्शन, और वापस जमीन पे रखता है तो प्लांटर फ्लेक्शन। ओके। और अगर इसी तरह पांव को, ये बंदे का पांव है, वो बाहर की तरफ टर्न करता है सिर्फ पांव के रीजन को, फुट एरिया को, ओके, तो वो इवर्जन कहलाता है, और वापस अंदर, ऐसे अंदर मोड़ने को वो कहलाता है इन्वर्जन। राइट। ये किसी वक्त वीडियो आपको मैं करके भी दिखा दूंगा कि इवर्जन किस तरह होती है। राइट। ओके। नेक फ्लेक्शन, अगर आप सर को नॉट करते हैं ना, कोई टीचर सवाल करता है, आप कहते हैं हाँ 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 मुझे पता है, गर्दन हिलाते हैं, तो जब आपकी गर्दन नीचे की तरफ जाती है वो कहलाता है फ्लेक्शन। जब आपकी गर्दन वापस पीछे की तरफ जाती है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। ओके। तो ये मूवमेंट्स पता होनी चाहिए। लेटरल फ्लेक्शन, बाहर की तरफ गर्दन मोड़ना, पूरी गर्दन घुमाना, रोटेशन। ओपनिंग ऑफ द माउथ सबको पता है, खाना खाते हैं। क्लोजर ऑफ द माउथ सबको पता है। प्रोट्रैक्शन का मतलब ये होता है आप अपने जबड़े को आगे करें। कुछ लोग ये बड़ा फन में करते हैं कि सिर्फ इस पोर्शन को, अपने मैंडिबल को आगे निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन, यानी ये एक प्लेन से आगे चला गया, और अगर वापस जब आप इसको पीछे लाएंगे इसे कहेंगे रिट्रैक्शन। ओके। रिट्रैक्शन मतलब होता है खींचना, पीछे करना। ये टर्म्स भी आपको समझ में आ गई। ट्रंक की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन का मतलब है पीछे आप बेंड कर रहे हैं, सो दिस इज एक्सटेंशन। बंदा नॉर्मल खड़ा था अच्छा खासा, पता नहीं क्या एक्सरसाइज कर रहा है, पीछे की तरफ गया, एक्सटेंशन। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ चला गया, नमाज में भी झुकते हैं, फ्लैक्शन। ओके। अगर साइड में मूवमेंट कर रहे हैं सो दिस इज कॉल्ड लेटरल फ्लैक्शन, और अगर कोई साइड में बाकायदा घूमना शुरू कर दे तो फिर लेटरल रोटेशन। राइट। गुड गुड गुड। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके। थोड़ी सी टर्म्स और रह गई हैं। मसल्स, ओरिजिन जहां से शुरू हो रहा है और इंसर्शन जहां पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है हमारी, ये मसल यहां से शुरू हुआ टेंडन के जरिए, और ये पूरा मसल है और यहां आके वो लग गया, तो ये जगह कहलाएगी ओरिजिन, और ये जगह कहलाएगी इसकी इंसर्शन। कहां लिखा भाई? इंसर्टेड, इंसर्शन। सो जहां से शुरू हुआ ओरिजिन, जहां पे खत्म हुआ इंसर्शन। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ओरिजिन या समटाइम इंटरचेंजेबल, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो टर्म्स है ना, बाज लोग ये कहते हैं कि मसल के एक्शन पे डिपेंड करता है ओरिजिन और इंसर्शन, लेकिन बहरहाल इतनी डीप में आपको नहीं जाना, सिर्फ पता होना चाहिए जहां से मसल शुरू हो रहा है वो ओरिजिन, जहां खत्म हो रहा है वो इंसर्शन। अच्छा, अब टेंडन वो चीज होती है जहां से स्टार्ट होता है मसल। ये ग्रीन चीज जो है ना, ये टेंडन है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बेली इज द फ्लैशी पार्ट, यानी इस मसल का ये जो मेन गोश्त का हिस्सा है ना, ये फ्लैशी पार्ट, दिस इज कॉल्ड द बेली ऑफ द मसल।
एपिन्यूरोसिस इज द फ्लैटेंड टेंडन। कहीं कहीं क्या होता है, टेंडन ऐसे जबरदस्त गोल सा नहीं होता, फ्लैट होता है, सो उस फ्लैट को बोलते हैं एपिन्यूरोसिस। और रैफ इज अ फाइब्रस बैंड मेड ऑफ इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ द टेंडन्स और एपिन्यूरोसिस। उसी तरह का अगर बहुत सारे रैफ आपस में यूं इंटरडिजिटेटिंग टाइप की चीज बना रहे हो, इसको कहते हैं रैफ। ओके, अब ब्लड वेसल्स के लिए कौन सी टर्म्स हैं? आर्टरीज, आपको पता है, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड away from the heart and provide oxygenated blood to the tissues. ठीक है, veins carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart and in between are the capillaries. So ये normal general structure है कि artery ऑक्सीजन लेके जाएगी, कैपिलरीज से वो टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वेन्स के जरिए ये ब्लड वापस हमारे प्यारे से हार्ट में वापस आ जाएगा। ओके, सो आर्टरी, कैपिलरी, वेन, बेसिक 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 बात, राइट। अच्छा, बोन्स के लिए कुछ टर्म्स यूज होती हैं। एलिवेशन, कोई भी उभार एलिवेशन कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ये बोन है, उसके एंड पे यूं यूं कोई चीज बनी हुई है, तो इसको हम कॉन्डाइल नाम दे देंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेशंस। वो प्रोसेस भी हो सकता है, वो कोई कॉन्डाइल भी हो सकता है, जैसे ये हम पढ़ेंगे आगे। इस वक्त सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मल जैसे जमीन है, जमीन हर जगह फ्लैट नहीं होती ना, कहीं पहाड़ आता है, कहीं पे यूं कोई चीज आती है। इसी तरह हमारी बोन्स भी फ्लैट नहीं है, उनमें एलिवेशंस हैं। ओके, कहीं पे यूं ट्यूबरकल बना हुआ है, यूं गोला, कहीं पे सुराख है, एक बोन है और उसके बीच में सुराख है। तो ये सब बॉडी में, हमारी बोन में ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मल हैं। ओके, सुराख को हम ओपनिंग भी कहते हैं आम जबान में, या अगर वो बहुत बड़ा है तो उसको फोरामेन कहते हैं, बड़ा सुराख। और अगर वो एक लंबी सी पाइपलाइन की तरह का सुराख है तो कैनाल भी कहलाता है वो। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। डिप्रेशन का मतलब है कहीं पे अगर कोई पिट है या कहीं पे कोई खड्डा जैसा बना हुआ है बोन में, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। ओके, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। देखो, ये हमारे स्कल है, स्कल का इंफीरियर पार्ट है, यानी स्कल को ऐसे ऊपर उल्टा करके खड़ा किया हुआ और नीचे से देख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा सुराख नजर आ रहा है ना, इसमें से कुछ गुजरता है, बताऊंगा आगे क्या गुजरता है। इस सुराख को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फिर एक हड्डी यूं ऐसे एक प्रोसेस बड़ा सा बाहर निकला हुआ है, स्टेलॉइड प्रोसेस, मेस्टोइड प्रोसेस, यूं हड्डी बाहर निकली हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि बोन्स फ्लैट नहीं होती हैं, बोन्स में एलिवेशंस भी होते हैं, डिप्रेशंस भी होते हैं और ओपनिंग्स भी होती हैं, और ये जरूरी है, वरना नर्व्स कहां से गुजरेंगी, आर्टरीज कहां से गुजरेंगी, तो सुराख जरूरी है। ओके, राइट, हम अपने एंड पे पहुंच गए। ये डायग्राम्स एक्चुअली मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, जब अपर लिम्ब पढ़ाऊंगा और लोअर लिम्ब पढ़ाऊंगा ना, तब इन डायग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कोई मोटी मोटी जरा टर्म्स समझ लो। देखो, लेटरल, ये आपको पता होना चाहिए। लेटरल बॉर्डर मतलब ये मिड लाइन से दूर है, मीडियल बॉर्डर मतलब ये मिड लाइन के नजदीक है। ठीक है, सुपीरियर मतलब ये ऊपर है, इंफीरियर मतलब ये नीचे है। कम से कम इतने वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं बोन्स में कैविटीज की। कैविटीज भी होती हैं स्मूथ एरिया। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी टफ, कोई चीज नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, क्लिनिकल एनाटॉमी में कुछ टर्म्स बड़ी रूटीनली यूज होती हैं भाई, वेरी वेरी रूटीनली यूज क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज। ये मैं फिर बाद में या अभी कर लेते हैं, चलो इसको 5 मिनट लगेंगे। आई थिंक इट्स ओके, लेट मी सी ये कितना बड़ा, एक्चुअली अभी करते हैं इसको ताकि टर्म्स का एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, जब कभी ये वर्ड आए ना आइटस, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है तो अपेंडिसाइटिस, अगर टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन है तो टॉन्सिलाइटिस, अगर ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन है तो आर्थराइटिस, न्यूराइटिस, डर्मेटाइटिस। हर चीज, हर ऑर्गन जिसमें इन्फ्लेमेशन है उसके एंड में ये आइटस वर्ड आपको मिलेगा। आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी कोई ना कोई या इन्फेक्शन हुआ है या कोई और कॉज है इन्फ्लेमेशन की। ओके, आइटस, ये लफ्ज याद रखना है। अगली टर्मिनोलॉजी है एक्टमी। एक्टमी का मतलब है रिमूवल। टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल निकाल दिया। गैस्ट्रेक्टमी, स्टमक निकाल दिया। नेफ्रेक्टमी, किडनी निकाल दी। अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकाल दिया, कई लोगों का निकलता है। सो ऑपरेशन से जो भी चीज निकाल दी उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्टमी। ऑटमी, ऑटमी का मतलब है ओपन। लेप्रोटमी, एब्डोमेन पूरा ओपन कर दो और देखो अंदर क्या है। हिस्टेरोटमी, यूट्रस ओपन कर दो। सिस्टोलिथोटमी, ब्लैडर ओपन कर दो। तो ओपन करने के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑटमी। ओके, अच्छा, अगर ऑस्टोमी वर्ड यूज होता है, ऑस्टोमी का मतलब है मीन्स टू ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। बाजों का ये होता है बॉस के, अगर ये इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, यूं यहां बनाता हूं इंटेस्टाइन, ओहो, अगर ये इंटेस्टाइन चल रही है से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो अक्सर ये करते हैं कि एक पोर्शन को काट देते हैं इंटेस्टाइन की, और फिर इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो स्किन पे लाके ऐसे छोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं। तो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस बैग में जमा हो रहा होता है। तो आपने बेसिकली एक ऑर्गन को खोल दिया और उसको खुला छोड़ दिया, उसे कहते हैं ऑस्टोमी। ठीक है, अब उसको बाद में फिर ऑफ कोर्स अंदर करके सर्जरी करके बंद कर देते हैं, ये बाद में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी याद रखें, ऑस्टोमी का मतलब है ऑर्गन को खोल दिया, हॉलो ऑर्गन को, और खुला छोड़ दिया।
वर्ड ओमा जब भी आएगा इट मीन्स अ ट्यूमर, लाइपोमा लिपिड्स का ट्यूमर, ऑस्टियोमा बोन का ट्यूमर, न्यूरोफाइब्रोमा, हेमेंजियोमा, कार्सिनोमा, ओमा मतलब कैंसर, ट्यूमर, ओके। प्यूबर्टी आपको पता है व्हाट इज प्यूबर्टी, यू गाइज आर चैंपियन इन दिस, ओके। नाउ सिम्टम्स का मतलब है कंप्लेन ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज। मुझे आज नजला हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सिम्टम्स। साइंस का मतलब है जो डॉक्टर देख रहा होता है, ठीक है। अरे आप तो पीले नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर ने देखा है, साइन। Sign is something which a doctor identifies. Symptom is something which a patient tells you about. Okay? Diagnosis आपको पता है disease diagnose करना. Prognosis का मतलब होता है forecasting the problem. यानी आज मेरे पास एक पेशेंट आया कैंसर का, मैंने उसे ट्रीटमेंट दिया, वो कितने अरसे जिंदा रहेगा, कितने अरसे में ठीक होगा, ये सब फ्यूचरिस्टिक बातें कहलाती हैं prognosis. Forecasting of the probable course और ultimate outcome of a disease. Okay? पायरेक्सिया को कहते हैं फीवर। अच्छा सा नाम है ना, आइंदा कभी किसी को ये मत कहेगा आपको बुखार हो रहा है, कहें आपको पायरेक्सिया हो रहा है, ओके। अच्छा लगता है, आखिर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। लीजन का मतलब है कोई भी इंजरी, मेरे हाथ पे कट लग गया, लीजन। मेरा एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सा जख्म बन गया, लीजन। एनी इंजरी, लीजन, ओके। इन्फ्लेमेशन इज द लोकल रिएक्शन ऑफ द, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कहीं पे कोई इंफेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, वो जगह सूज जाती है, स्वेलिंग, दर्द होता है, पेन, लाल हो जाती है, रेडनेस, और गर्म हो जाती है, वार्मथ, एंड समटाइम्स वो जगह काम भी छोड़ देती है। दिस इज नॉट सो गुड, ओके। लेकिन ये सारे साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। क्या क्या साइंस हैं? स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हीट, एंड समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। बॉडी एक्चुअली ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि जो भी इनिशिएटिंग इंसल्टिंग कॉज है उसको खत्म किया जाए, ओके। एडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग ड्यू टू एनी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। बाज लोग होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उनका नॉर्मल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनकी बॉडी सूजना शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं एडीमा। एडीमा की बहुत सारे कॉजेज हैं गाइस, पढ़ाऊंगा आपको आगे, टेंशन न लें। थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि अगर ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड वेसल है और खून जमना शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। वेरी सीरियस, क्योंकि अगर ये ब्लड सप्लाई से, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है और हार्ट की अपनी एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, और अगर इसमें थ्रोम्बस हो गया भाई तो ये हो जाएगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। सो थ्रोम्बस होना कोई अच्छी चीज नहीं है। कह रहे हैं कि कोरोना में भी आजकल ये थ्रोम्बोसिस हो रही है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से काफी गड़बड़ होती है। सो थ्रोम्बोसिस इज नॉट समथिंग गुड फॉर योर बॉडी, ओके। ऑब्वियसली अगर पैथोलॉजिकल है, नॉर्मल थ्रोम्बोसिस कभी कभी काम की भी होती है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके। एम्बोलिज्म का मतलब है, व्हेन देयर इज अ वर्ड एम्बोलिज्म, occlusion of a vessel by detached circulating thrombus। कभी कभी ये जो थ्रोम्बस बनता है ना, ये यहाँ से ब्लड प्रेशर की वजह से निकल जाता है और निकल के मूव हो रहा होता है, बह रहा होता है, यानी क्लॉट बना हुआ है और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है, उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। हेमरेज का मतलब है खून निकलना, ब्लीडिंग। ओ माय गॉड, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया है यार, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। अल्सर का मतलब है एनी ब्रीच इन द नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग। से फॉर एग्जांपल ये किसी का स्टमक है, मैं बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रहा हूँ। स्टमक है, स्टमक के अंदर नॉर्मल एक लेयर होती है, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर। अगर एसिड बहुत ज्यादा है या किसी डिजीज की वजह से ये लेयर खत्म हो जाए तो डायरेक्ट स्टमक की वॉल आ जाएगी भाई, और इसको फिर हम नाम देंगे अल्सर, और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, ओके। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। साइनस इज अ ब्लाइंड ट्रैक, यानी आपकी बॉडी में से फॉर एग्जांपल अगेन ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से यहां से एक ओपनिंग बनना शुरू हो गई और आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ओपनिंग है जिसमें बहुत सारी चीजें जमा हो रही हैं, उसे कहते हैं साइनस। अगर वो दूसरी तरफ भी खुल रहा है उसे हम कहते हैं फिस्टुला। फॉर एग्जाम्पल ये किसी की एनल कैविटी है, एनल कैनाल है, सॉरी नॉट द कैविटी, एनल कैनाल, यहां से कोई एक ट्रैक्ट बनना शुरू हुआ एबनॉर्मल और वो स्किन पे जाके खुल रहा है, स्किन पे खुल रहा है, तो जो भी यहाँ पे लिक्विड्स हैं वो बाहर स्किन पे आएंगे, तो ये अंदर से भी खुला है, ये बाहर से भी खुला है, इसे हम नाम देंगे फिस्टुला। अगर ये बाहर से बंद होता तो इसे हम नाम देते साइनस, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ अ टिश्यू, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे डिटेल में। डीजनरेशन का मतलब है किसी चीज का साइज में कम हो जाना, खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड डीजनरेशन। गैंग्रीन, बड़ी खतरनाक चीज भाई, गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस कंबाइंड विद पुट्रिफिकेशन, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्रोसिस के साथ साथ इन्फेक्शन, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इसको। इन्फार्क्शन का मतलब है डेथ ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टीरियल सप्लाई, यानी ये किसी का हार्ट है, हार्ट को एक आर्टरी सप्लाई कर रही थी, अब इसमें थ्रोम्बोसिस हो गया तो ये पार्ट ऑफ द हार्ट जो है ये डेड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इन्फार्क्शन। एट्रोफी का मतलब है डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। डिस्ट्रॉफी, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से साइज कम होता है, ये भी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी, साइज बढ़ जाना। हाइपरप्लेजिया,
इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये देखो इस तरह से है कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज्यादा, डंबल्स उठा रहा है 5-5, 10-10 किलो के, तो उसके बाइसेप्स का साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की सेल्स का साइज बढ़ जाता है, वो कहलाता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, वो कहलाता है हाइपरप्लेजिया। सो अगर सिर्फ साइज बढ़ रहा है विदाउट एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सिर्फ साइज बढ़ रहा है तो वो हाइपरट्रॉफी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं तो वो कहलाता है हाइपरप्लेजिया। ओके, अच्छा, हाइपोप्लेजिया, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, एप्लेजिया, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, एक ऑर्गन बना ही नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ उसका एक पूरा अपर लिम्ब ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल, तो वो कहलाएगा एप्लेजिया। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ है। नाम सुना है ना आपने सिंड्रोम, कि अगर उसको खांसी भी है, नजला भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, पैरालिसिस का मतलब है लॉस ऑफ मोटर पावर, वो जगह फालिज जिसको हम आम जबान में कहें, काम नहीं कर रही। हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये टर्म्स अभी थोड़ा मुश्किल है आपके लिए समझना, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। ये हेमिप्लेजिया इज पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी। अगर ये बंदा है और इस बंदे का एक पूरा हाफ काम नहीं कर रहा, ओके, let me tell you, so if ये median plane है और ये पूरा पार्ट काम नहीं कर रहा, if this whole part is not working, this is called hemiplegia. Okay, paraplegia, both the lower limbs are not working. ठीक है, paraplegia, both lower limbs are not working. Monoplegia, paralysis of any one limb. Quadriplegia और 4 limb, चारों limbs काम नहीं कर रहा है। Okay, anesthesia is loss of touch and sense. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। एनेस्थीसिया का मतलब यह है कि कोई पार्ट आपकी बॉडी का कुछ फील ही नहीं कर रहा। एनाल्जेसिया, पेन को कम करना, ठीक है, एनाल्जेसिक, बहुत सारी क्रीम्स आती है ना, घुटने में दर्द हो रहा है, क्रीम लगाई, एनाल्जेसिक क्रीम। नाउ थर्मोएनेस्थीसिया, लॉस ऑफ टेम्परेचर फीलिंग, टेम्परेचर फील नहीं कर रहा है। हाइपरेस्थीसिया, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया, हाथ लगाया किसी को और झंप लगा रहा है वो, हाइपरेस्थीसिया। पैरास्थीसिया इज परवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन। कोमा, कोमा आपको पता है ना क्या होता है, डीप अनकॉन्शियसनेस। ट्यूमर, न्यूप्लाज्म, इसकी मैंने बात की, कैंसर को भी कहते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर वो होगा जो पूरी बॉडी में फैल नहीं रहा, एक ही जगह पर है और इतना खतरनाक नहीं होता यूजुअली। मैं यूजुअली कह रहा हूं क्योंकि अगर ये ब्रेन में हुआ तो फिर खतरनाक हो भी सकता है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं होती उस ट्यूमर के फैलने की, और उस छोटे से ट्यूमर से बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये कि मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि वो ट्यूमर अपनी जगह पर भी है, ब्रेस्ट में है कैंसर तो ब्रेस्ट में भी है, और पूरी बॉडी में भाई फैल भी रहा है, लिवर में जा रहा है, बोन में जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। सो ऐसे को कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है। और कार्सिनोमा वर्ड यूज करते हैं अगर कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ है, यानी कोई कैंसर है फ्रॉम द एपिथेलियम। सार्कोमा अगर कोई कैंसर है फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स वगैरह में से, ठीक है। तो कैंसर ये हम बात कर चुके। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर फैलना। अगर ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट को और यहां पे उसको नोड्यूल है, लेकिन वो लिवर में भी है, वो बोन में भी है, इसका मतलब वो कैंसर मेटास्टेसिस कर चुका है, फैल चुका है पूरी बॉडी में। कन्वालेसेंस इज द रिकवरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द डिजीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्लीट हेल्थ, ठीक है। कन्वालेसेंस पीरियड यानी एक बंदे की बीमारी खत्म हो और वो दोबारा नॉर्मल हेल्दी हो जाए। थेरापी इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। गाइस, आज काफी बिजी लेक्चर रहा, लेकिन हमने सारी टर्म्स खत्म कर ली। सो जनरल एनाटॉमी के चैप्टर 1 में जितनी भी टर्म्स हमें डिस्कस करनी थी, वी हैव डन दिस सक्सेसफुली। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा चैप्टर 1 जनरल एनाटॉमी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।